नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जो 2011 से 2022 तक जो भी यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को हम हल कर रहे हैं। यह कक्षा सीडीपी की है, जिसमें हम बाल विकास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या फिर रॉस का है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह संवेग जो है, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में संवेग को इमोशनल कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति होती है किसे? इमोवेयर से। किससे होती है संवेग की उत्पत्ति? इमोवेयर से। इमोवेयर से उत्पत्ति होती है इमोशन की, और इमोवेयर का अर्थ ही होता है उत्तेजित होना। क्या होना? उत्तेजित होना इमोवेयर का अर्थ होता है। और जो उत्तेजित दशा है, व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है, यह बाह्य और आंतरिक व्यवहार को बदल देती है। और वुडवर्थ के अनुसार आप सभी ने देखा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, या कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो आप सभी जानते हैं कि शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का जो अर्थ होता है, उसे कहते हैं ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति कठोर होंगे, जीवन शैली के, या संप्रत्यय के, या फिर वास्तविकता के? या फिर वास्तविकता के। तो जो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी होंगे, वह अपनी समस्या के प्रति, इसके समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि किशोर और किशोरी, जो पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी होते हैं, वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसका है? तो जीन पियाजे साहब का है। किसका है? जीन पियाजे साहब का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को इन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है संवेदीय गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पर पूछा है कि पहचान की गई किसे? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, या हरलाक द्वारा, या फिर पियाजे द्वारा। तो आप सभी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है कौन से गुण? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, या आत्मविश्वास, सहनशीलता, या बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या फिर वास्तविकता की स्वीकृति और स्व मूल्यांकन के योग। तो कौन से ऐसे गुण हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। बाकी सभी नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति और स्व मूल्यांकन की योग जो है, ये सब क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं। तो ऑप्शन सी नहीं है। तो बिल्कुल आपका पांचवें का जो आंसर सही होगा वह सी होगा। अगला प्रश्न है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से नहीं होती है, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, या फिर राष्ट्रीयता से? या फिर राष्ट्रीयता से। तो आप सभी जानते हैं कि किससे प्रभावित होगी? तो आनुवंशिकता से होगी। आनुवंशिकता से होगी, वातावरण से होगा, प्रशिक्षण और शिक्षण से जो अधिगम क्षमता है वह क्या होगी? प्रभावित होगी। नहीं होगी किससे? तो राष्ट्रीयता से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। जब भी आप एग्जाम बैठे तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें कि वह क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन में नहीं को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? थॉर्नडाइक है, पावलाव है, स्किनर है और गुथरी। तो किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो पुरस्कार को महत्व देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलाव हैं और स्किनर है। तीनों के तीनों बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व देते हैं। तो कौन नहीं देता है? गुथरी नहीं देते हैं। किस पर? बाल अधिगम के विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। कौन? गुथरी। गुथरी का सिद्धांत ही है क्या? समीपता का सिद्धांत। गुथरी का सिद्धांत का नाम है समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत किसका है? गुथरी का है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? इसमें से किसमें से एक है जो शिशु को सहायता नहीं मिलती? किससे? अनुकरण से नहीं मिलती है, प्रेरणा से, या स्कूल का अवस्था से, या फिर पुरस्कार से। किससे सहायता नहीं मिलती है? तो अनुकरण से तो शिशु के अधिगम में सहायता मिलेगी, ये भी सही है। अभिप्रेरणा से भी मिलेगा, पुरस्कार से भी अधिगम में सहायता मिलेगी। नहीं मिलेगा तो किससे? स्कूल के बस्ते से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। स्कूल के बस्ते से बालक के जो शिशु है उसके अधिगम में सहायता नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस वर्ष में, किस अवस्था में? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? जो स्व केंद्रित अवस्था है बालक की, वह किस अवस्था में होती है बालक में? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बालक में स्व केंद्रित की भावना विकसित नहीं होती है। तो 3 से 6 वर्ष में जो बालक में स्व केंद्रित अवस्था है यह विकसित हो जाती है, जिसमें बालक अपने आप को केंद्र में समझता है। वह समझता है कि जो भी चीज़ें अगल बगल हो रही हैं वह सभी किसके अनुसार हो रही हैं? मेरे अनुसार हो रही हैं। मैं हर घटना के, हर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी का सेंटर हूँ, उन सभी का केंद्र हूँ, और जो भी अगल बगल की चीज़ें हो रही हैं वह सभी मेरे अनुसार हो रही हैं, या फिर जैसा जैसा मैं सोचता हूँ वैसी हो रही हैं। तो उसे कहते हैं स्व केंद्रित अवस्था। और यह होता है बालक में कब विकसित होता है? तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से है? किशोरावस्था से संबंधित है, पूर्व बाल्यावस्था से है, उत्तर बाल्यावस्था से है, या फिर शैशवावस्था से है, या फिर शैशवावस्था से। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने माता पिता से दूरी बनाता है और अपने जो पीयर्स हैं, जो अपने उसके मित्र हैं, मित्र मंडली है, उन सभी के बहुत ही करीब होता है? जिसका सोशलाइजेशन कहाँ होता है? अपने मित्रों के साथ होता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी है जहाँ पर वो अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक क्या होता है? अपने माता पिता से दूरी बनाता है और अपने पीयर्स ग्रुप में, अपने मित्र मंडली के साथ रहना पसंद करता है। इस अवस्था को हम पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरा अवस्था भी कहते हैं। किसे? उत्तर बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? किससे है? तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई छूने का जो प्रयत्न रहना जो संबंधित है आपका किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इस अवस्था में जो मानसिक परिपक्वता होती है वह बिल्कुल ऊंचाइयों पर होती है, बिल्कुल टॉप पर होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वह किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से है, परिणाम की अपेक्षा से है, प्रशंसा से है, या फिर तत्परता से है? या फिर तत्परता से है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सीखने की मूलभूत नियम है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका तत्परता से। तत्परता से सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है।
जब कोई व्यक्ति तत्पर ही नहीं होगा तो उसे आप सिखा ही क्या पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने सीखने के जो 3 मूल नियम दिए हैं, जिसे हम मुख्य नियम कहते हैं, उसमें सबसे पहला जो नियम है उसे हम तत्परता का नियम कहते हैं, दूसरा जो है उसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं, और तीसरा है जिसे हम अभ्यास का नियम कहते हैं, अभ्यास का नियम कहते हैं। इसमें जो मूलभूत प्राथमिक जो मूलभूत है वह कौन है, तत्परता का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। जब तक आप तत्पर नहीं होंगे कि कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए, तब तक आप उस चीज़ को सीख ही नहीं सकते। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अनुकरण है, प्रशंसा एवं निंदा है, प्रतियोगिता है, या फिर सभी है। तो सीखने को जो प्रभावित करने वाली प्रक्रिया कौन है? अनुकरण भी है, प्रशंसा और निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है कि ये सभी हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार से उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार से उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगत का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो बालकों के सीखने में जो प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी मानते हैं हम? तो बालक की व्यक्तित्व का आदर करके, पुरस्कार और दंड, और प्रशंसा एवं भर्त्सना। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी हैं जो उपयोगी हैं बालक को सीखने में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन दिया है कि छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो अक्षम विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना ये बिल्कुल सही है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना यह भी सही है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, देखिए बालक की अत्यधिक प्रशंसा करने से वह अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो यह नकारात्मक संदेश आपका ऑप्शन गलत है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके आप उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसके संदर्भ में? नहीं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर सभी, या फिर सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो धनात्मक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धनात्मक, क्योंकि बुद्धि का स्तर बढ़ेगा तो सृजनात्मकता बढ़ेगी, और अगर बुद्धि का स्तर घटेगा तो सृजनात्मकता में कमी आएगी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो ऐसा क्या है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? ऐसा क्या है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना ये प्रभावशाली नहीं होगा। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करने से कोई फायदा नहीं होगा। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना भी प्रभावशाली नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना ही क्या है? सबसे प्रभावशाली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं, संरक्षित होती हैं, संज्ञानात्मक होती हैं, या फिर संवेगात्मक होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसकी सारी क्रियाएं मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं, और आप सभी जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? तो 14 है। और दिया कितनी है? तो ये भी आप सभी जानते हैं कि यह जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित जो संवेग हैं यह मैकडूगल साहब ने दिया है। तो कितनी है? 14 है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है।
अगला प्रश्न है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? उनके उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए, या फिर व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण, या क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन एकोमोडेट करने की समस्या होती है औसत बुद्धि के बच्चों में, या फिर ग्रामीण बच्चों में, या अध्ययनशील बच्चों में, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में। तो किस समूह के बच्चों को समायोजन करने में समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वह समायोजित अपनी समायोजन की समस्या उनके सामने होती है। वह अपने आप को किसी भी वातावरण में शीघ्रता से समायोजित करने में समस्या का सामना करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। कब? जब शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था लेकिन उसमें इस समय स्थिरता आ गई, तो यह क्या है? प्रकृति है ना। ऐसा होता है कि स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए सीखने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अपने कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, या फिर उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, जिससे विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, या प्रयास से, या फिर परिणाम से है, या फिर परिणाम से है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रतिक्रिया से। इससे प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है कि पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं पियाजे साहब? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो आप सभी जानते हैं कि पियाजे का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे 4 चरणों में इन्होंने विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? कथन कैसा है? आंशिक रूप से सत्य है, या कदाचित सत्य है, या फिर असत्य है, या फिर असत्य है। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, या गृह कार्य की जांच में लगन, या फिर विषय वस्तु का कठिनाई स्तर है। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर है किस पर
भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। या फिर अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। है ना, कौन प्रेरणा दे रहा है, आंतरिक प्रेरणा, बच्चों को आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। या विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। या फिर प्रशंसा करते हैं। तो देखिए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यह आंतरिक प्रेरणा तो नहीं है, बाहरी प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, दो प्रेरणा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो यह बाहरी प्रेरणा है। जब हम किसी को कुछ उपहार देते हैं तो यह क्या होता है, बाह्य होता है। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक, यह भी क्या है, यह भी क्या है, बाह्य प्रेरणा है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, यह भी क्या है भाई, आंतरिक प्रेरणा तो नहीं है। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, यह इसका आंतरिक प्रेरणा हुआ। यह अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। खेल का है, बाल साहित्य का है, दिनचर्या का है, या फिर संचार माध्यम का है। तो बच्चों के जो सामाजिक विकास है उसमें सबसे जो विशेष महत्व है वह किसका है, खेल का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि बालक का जो सामाजिक विकास खेल के मैदान में होता है वह कहीं पर नहीं होता है। तो खेल का विशेष महत्व होता है सामाजिक विकास में। तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, खेल। अगला प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता के, या फिर अभिवृत्ति के, या फिर अभिवृत्ति के। तो आप सभी जानते हैं कि भाटिया बैटरी का जो प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा है या फिर अभी हम पढ़ेंगे वह कहाँ पर है। तो वह आपका बुद्धि का प्रयोग है, बुद्धि परीक्षण में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, नैतिक विकास से है, या फिर सामाजिक विकास से है। तो आप सभी जानते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नैतिक विकास का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कोहलबर्ग 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग करते हैं। इसमें वह नैतिकता से पूर्ण कहानियाँ सुनाते हैं और उन बालकों से पूछते हैं उस कहानी के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है। इस सिद्धांत को इन्होंने 3 स्तर में विभाजित किया, जिसमें पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर है। इन 3 स्तरों में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को विभाजित किया हुआ है। यह सभी जो 30 के 30 प्रश्न हमने किया है, यह आपका जो उत्तर प्रदेश का जो यूपी टेट हुआ है क्लास 1 से 5 तक, जो 2013 का शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था क्लास 1 to 5 के लिए, वहाँ से सभी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो आप सभी 2013 का जो प्रश्न पत्र है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एनालाइज कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं कि अपना देख कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकें।